आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं लेक्चर नंबर 9 आधुनिक इतिहास के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे 1857 के विद्रोह के कारणों की, उसके प्रमुख केंद्रों की, नेतृत्वकर्ताओं के बारे में, क्या कारण थे जिसके कारण ये विद्रोह असफल सिद्ध हुआ, और साथ ही अंत में चर्चा करेंगे निष्कर्ष, आखिर क्या इसके ऐसे परिणाम हुए जिसने भारतीय इतिहास को बृहद रूप में प्रभावित किया। चलिए दोस्तों वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं इस 1857 की क्रांति के पहले की पृष्ठभूमि की। आखिर ऐसे क्या कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण जिसने 1857 के क्रांति को एक तरीके से हवा दी या उस अग्नि में घी डालने का काम किया। तो अंग्रेजों के आक्रामक शोषण परक नीतियों से संपूर्ण भारत की जनता पहले से ही त्रस्त थी और भीतर ही भीतर जनाक्रोश सुलग रहा था। विभिन्न क्षेत्रीय एवं स्थानीय विद्रोह एवं संघर्षों से उनकी अभिव्यक्ति भी हुई, परंतु राष्ट्रव्यापी स्तर पर इन विद्रोहों का प्रभाव सीमित ही था। वास्तव में ये विद्रोह स्थानीय मुद्दों से प्रभावित थे एवं इनकी प्रेरणा, नेतृत्वकर्ता व पद्धतियां भी स्थानीय लक्ष्यों पर केंद्रित होती थी। जैसे हमने देखा सन्यासी विद्रोह, पाइका विद्रोह, बेल्लूर विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, इस प्रकार के बहुत सारे विद्रोह हमें स्थानीय स्तर पर नजर आते हैं, परंतु उनमें कोई विद्रोह राष्ट्रव्यापी स्तर पर अपना प्रभाव छोड़ने में सफल सिद्ध नहीं हुआ था। न ही उसका दायरा इतना विस्तृत था जितना कि 1857 की क्रांति का। इसका प्रमुख कारण यह भी था कि यह विद्रोह अधिकांशतः या तो स्थानीय स्तर के जमींदारों के विरुद्ध हुआ करते थे, या इनके जो नेतृत्वकर्ता एवं जो उनकी पद्धतियां होती थी वह स्थानीय स्तर पर ही सीमित होती हैं, जैसे संथाल विद्रोह एवं कोल विद्रोह के अंतर्गत हम देखते हैं। लेकिन जो 1857 का विद्रोह था वह पहला राष्ट्रव्यापी एवं एक नई सोच के साथ किया गया विद्रोह था, इसीलिए हम देखते हैं उसकी व्यापकता और उसका स्तर जो था वह अधिक गहन था तुलनात्मक रूप से इन विद्रोहों के। इस विद्रोह के बारे में इसीलिए अक्सर चर्चा की जाती कि वास्तव में यह विद्रोह क्या एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी जाने योग्य है या नहीं है। इस संबंध में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो अलग अलग इतिहासकार हैं उन्होंने अपने भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं कि यह विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, या ये एक सैनिक विद्रोह था, या एक विप्लव मात्र था, या यह कुछ इतिहासकारों ने इसे षड्यंत्र के रूप में एक संज्ञा दी है। तो हम अगर इसको थोड़ा सा गहन दृष्टि देखते हैं तो सर सैयद अहमद खां जो इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी। इसके अलावा अधिकांश अंग्रेजी जो राष्ट्र इतिहासकार थे उन्होंने भी इस विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह तुलना कर इसके महत्व को कम करने की कोशिश की है। कुछ इतिहासकारों ने तो इसे हिंदू मुस्लिम संघर्ष और ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध की संज्ञा देकर इसके महत्व को बहुत ही कमतर आंका है। भारतीय इतिहासकारों में भी राष्ट्रवादी इतिहासकार जो हुए उसमें इन्होंने कुछ इतिहासकारों ने इसको एक राष्ट्रव्यापी मुहिम की संज्ञा न देकर एक उत्तर भारतीय चरित्र जिसका था इस प्रकार से बताने का प्रयास किया है। लेकिन जैसे जैसे भारतीयों में दृष्टि का विकास हुआ तो भारतीयों ने इस आंदोलन को, इस क्रांति को प्रथम युद्ध के रूप में पहचान देने का प्रयास किया। इस क्रम में सर्वप्रथम नाम आता है वीर सावरकर का। वीर सावरकर ने इस युद्ध को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, और हम देखते हैं कि भारत सरकार ने भी उनकी इस मान्यता को महत्व देते हुए क्रांति की जो वर्षगांठ थी वह मनाई थी। तो इस प्रकार से जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो 1857 का जो विप्लव था वह एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में हमारे सामने आता है। लेकिन इस आंदोलन को एक बुरी तरीके से कुचल दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जो भारतीयों के अंतर्गत जो एक मशाल थी, जो स्वतंत्रता प्राप्त करने की ज्वाला थी, वह बुझी नहीं, बल्कि भारतीय निरंतर इस लक्ष्य को प्राप्त करने का स्वप्न देखते रहे और उस स्वप्न के लिए निरंतर
बलिदान एवं आहुतियां देते रहे और यही हम देखते हैं कि आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में हमारे सामने आया। आइए चर्चा करते हैं कि आखिर वे कौन से कारण थे जिसने 1857 के विद्रोह की चिंगारी को एक दावानल बना दिया। तो सबसे पहले राजनीतिक कारण, मुख्य रूप से राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो डलहौजी की जो व्यवगत नीति थी, जिसमें सतारा, झांसी, जैतपुर, संबलपुर आदि राज्यों का अपहरण किया गया। यानी कि जब डलहौजी भारत आया तो उसने व्यवगत की नीति लागू करी, जिसके अंतर्गत उन राज्यों को जिनको अंग्रेजों के द्वारा मान्यता दी गई थी, उनको अपने उत्तराधिकारी को चुनने की स्वतंत्रता नहीं प्रदान की जाती थी, बल्कि अगर उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में उनके राज्य का अपहरण या हस्तगत अंग्रेजों के द्वारा कर लिया जाता था। इस क्रम में बहुत सारे राज्यों को, जिसमें जैतपुर, संबलपुर, झांसी आदि राज्य थे, उनको इस प्रकार से छीन लिया गया या उनका व्यवगत कर लिया गया। इसके अलावा अवध, जो कि वर्तमान का लखनऊ क्षेत्र है, उसके आसपास के क्षेत्र और उस क्षेत्र को अवध के रूप में पहचाना जाता है। उस क्षेत्र में तत्कालीन जो नवाब था वाजिद अली शाह, उस पे कुशासन का आरोप लगा के उस क्षेत्र का अंग्रेजी साम्राज्य में डलहौजी के द्वारा मिला लिया गया। उसकी वजह से भी जो स्थानीय ताल्लुकदार और वहां से जुड़े हुए जो प्रजा थी, वह अंग्रेजों से बहुत नाराज थी और जब ये विद्रोह हुआ तो उन्होंने इस विद्रोह में बढ़ चढ़ के भाग लिया। आर्थिक कारण, आर्थिक कारणों में हम देखते हैं कि अंग्रेजी माल के आयात एवं भारतीयों पर लगाए जाने वाले करों की वजह से भारत में बड़ी मात्रा में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिसके कारण भारत का जो शिल्प कला उद्योग, जो कि पूरे विश्व में बहुत ही एक नाम जाना हुआ नाम था, वह धीरे धीरे नष्ट होता चला गया। भारतीय सूती कपड़ा उद्योग या वस्त्र उद्योग भी धीरे धीरे अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण नष्ट होते चले गए। इनमें जो लोग शिल्पकार के रूप में माल बनाने में संलग्न थे, वह धीरे धीरे कृषि क्षेत्र को स्थानांतरित होने लगे। फलस्वरूप भारतीय कृषि पे दबाव बढ़ता चला गया और भारतीय कृषि उस दबाव को झेल पाने में असमर्थ सिद्ध होने लगी। उसके कारण बड़ी मात्रा में यहाँ पे कृषि की उत्पादकता में गिरावट आई। दूसरा, अंग्रेजों के द्वारा लगान की दर बहुत ही ऊंची तय की गई थी, जिनको भारतीय कृषक चुका पाने में असमर्थ सिद्ध हुए और उनकी जो जमीनें थी, वह सूदखोरों या महाजनों के द्वारा हस्तगत कर ली गई और फिर उनकी नीलामी की जाने लगी। इस वजह से भी भारतीयों में बड़ी मात्रा में आक्रोश पनपा और अंग्रेजों के प्रति नाराजगी बढ़ती चली गई। सामाजिक कारण, सबसे पहला कारण ये था कि ब्रिटिश भारी थे और भारतीयों को यद्यपि सामंती व्यवस्था के अंतर्गत भी भारतीयों का शोषण होता था, परंतु इसके पश्चात भी वह अंग्रेजों से अधिक नाराज और उनसे ज्यादा एक प्रकार की घृणा किया करते थे। दूसरा, अंग्रेजों ने भारत में आके बहुत सारे ऐसी नीतियां लागू करी जिसमें धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया गया, जैसे कि उनके द्वारा सती प्रथा प्रतिबंध किया गया, धर्म परिवर्तन अधिनियम लाया गया, जिसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता था तो उसे उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाता था। इसी प्रकार से विधवा विवाह मान्यता जो थी डलहौजी के शासनकाल में दी गई, तो भारतीयों को ऐसा प्रतीत होने लगा कि अंग्रेज भारतीयों के धर्म को नष्ट करके उनको ईसाई बनाने पे तुले हुए हैं। इसने भी भारतीयों में एक प्रकार के असंतोष को हवा दी और अंग्रेजों के खिलाफ भड़काने का काम किया। प्रशासनिक कारक, प्रशासनिक कारक में हम देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा निरंतर रूप से सैन्य क्षेत्र में भेदभाव किया जाता था, जिसमें हम देखते हैं वेतन के अंतर्गत उनको दिए जाने वाले भत्ते, पदोन्नति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से भारतीयों को यह एहसास दिलाया जाता था कि वह अंग्रेजों की तुलना में एक निम्न स्तरीय जाति है, निम्न स्तरीय नस्ल है। तो इसकी वजह से भारतीयों में काफी असंतोष था। यही चीज हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत भी देखते हैं, जहां पर भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्तियां नहीं दी जाती थी। तो यह लगातार हम जो प्रशासनिक क्षेत्र था उसमें भी इस प्रकार के भेदभाव बने हुए थे। अब चर्चा करते हैं तात्कालिक कारण की।
ये सभी कारण जो कि कई वर्षों से सतत रूप से चले आ रहे थे, जिससे भारतीयों में लगातार असंतोष पनप रहा था। लेकिन उसके बाद भी यह जो असंतोष था वह कभी भी एक ज्वाला का रूप नहीं ले सका। लेकिन उस कालखंड में हुई एक महत्वपूर्ण घटना ने इस पूरे असंतोष को अंग्रेजों के खिलाफ हवा दी और उसे एक बहुत बड़े विप्लव में परिवर्तित कर दिया। और वह कारण था ब्राउन बेस जो राइफलें उससे पूर्व इस्तेमाल की जाती थी, उनके स्थान पे एनफील्ड राइफल लाई गई जो कि चलाने में आसान थी और उसके अंत को बहुत आसानी से लोड या अनलोड किया जा सकता था। लेकिन उस लोडिंग करने की प्रक्रिया में जो कारतूस होता था वह आपको मुंह से छीलना होता था और कारतूस की जो कार्टेज होती थी वह हटानी होती थी। ऐसा दावा किया गया कि जो कारतूस की जो कार्टेज है वह सुअर एवं गाय की चर्बी से बनाई गई है, जिसको लेके भारतीय सैनिकों में अफवाह फैल गई एवं वह इस बात को लेकर रुष्ट हो गए। जब इसकी शिकायत अंग्रेज वरिष्ठ अधिकारियों तक की गई तो उन्होंने इस बात को अधिक महत्व न देते हुए इसे खारिज कर दिया, जिससे कि भारतीय सैनिकों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास नहीं किया गया कि जो ये कारतूस बने हुए हैं इनमें इस प्रकार की किसी चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। इसको लेके अफवाह बढ़ती चली गई। शीघ्र ही हम देखते हैं कि भारतीय जो सैनिक थे, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान हो, उनमें यह बात घर करने लगी कि इस राइफल के कारतूस के प्रयोग के माध्यम से अंग्रेज उनके धर्म को नष्ट कर देना चाहते हैं। इसी को लेकर धीरे धीरे जब यह असंतोष बढ़ता चला गया तब हम देखते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, वो था बैरकपुर में। बैरकपुर में 29 मार्च 1857 ईस्वी में मंगल पांडे नामक एक सैनिक के द्वारा जब विद्रोह किया गया और उसके एजुटेंट या उसके सीनियर ने उसको जब उस कारतूस के इस्तेमाल करने पर का दबाव डाला तो उसने उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वह सेना से छोड़ के भाग गए, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद जो उनके साथी और उनको दंडित किया गया और इस क्रम में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। यहीं से यह जो चिंगारी थी वह भड़कती चली गई और उसने एक जंगल में आग का रूप ले लिया। धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी इस विद्रोह ने अपनी प्रमुख जगह बनाई, जिसमें हम देखते हैं कि मेरठ में 24 अप्रैल को थर्ड नेटिव कावेरी में लोगों जो सैनिक थे उन्होंने कार्टेज का प्रयोग करने का मनाही कर दी गई। फलस्वरूप उनमें से कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया एवं उनको दंडित किया गया। इसके अलावा 10 मई को 10 मई वह तारीख है जिसको हमें याद रखना है कि संपूर्ण जो भारतीय सेना अंग्रेजों की जो सेना थी उसमें विद्रोह भड़क उठा और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की घोषणा कर दी गई। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस विद्रोह का प्रसार हुआ और कौन कौन से जो केंद्र थे वे हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस विद्रोह का जो सर्वाधिक प्रभाव हमें नजर आता है वह उत्तर भारत में नजर आता है। उत्तर भारत में भी उन क्षेत्रों में यह प्रभाव बहुत व्यापक और गहन था जहां जहां पर अंग्रेजों के द्वारा उत्तराधिकारी के चलते या उत्तराधिकारियों को उनकी रियासतों से वंचित किया गया था। इस क्रम में जो प्रमुख क्षेत्र हमारे सामने आते हैं लखनऊ। लखनऊ जो कि अवध क्षेत्र वर्तमान का जो लखनऊ है जिसको उस समय अवध के नाम से जाना जाता था, वहां पे बेगम हजरत महल जो कि वाजिद अली शाह की बेगम थी उनके द्वारा इस नेतृत्व किया गया। उसके बाद कानपुर, कानपुर में नाना साहेब जो कि बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, उनको पेंशन रोक दी गई थी जिसके कारण उनके अंतर्गत बहुत असंतुष्ट थे वे
और उनकी जो सहयोग था वह किया तात्या टोपे के द्वारा। तात्या टोपे भारतीय इतिहास में एक बहुत ही सूरवीर और पराक्रमी सेना नायक के रूप में सामने आते हैं, जिन्होंने इस अंग्रेजों के विरुद्ध इस पूरे विद्रोह में बढ़ चढ़ के भाग लिया और अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया। इसके साथ ही झांसी झांसी जो कि भारतीय के मन में झांसी का नाम लेते ही रानी लक्ष्मीबाई का नाम सामने आता है, जो कि एक 22 वर्षीय महिला थी, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जब युद्ध लड़ा तो अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए। और हम देखते हैं कि कहते हैं कि उस समय तत्कालीन जो अंग्रेज जनरल थे, उन अंग्रेज जनरलों के द्वारा भी रानी लक्ष्मीबाई के साहस और पराक्रम की प्रशंसा बढ़ चढ़ के की गई है। इसके अलावा ग्वालियर ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई तांत्या तोपे के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा गया। फिर हम देखते हैं बिहार बिहार में जो स्थानीय जमींदार थे कुंवर सिंह, उनके द्वारा इस युद्ध को नेतृत्व किया गया। जिस समय यह विद्रोह भड़का उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग यहां तक कहता है कि यदि ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ न दिया होता तो संभव है भारत से अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तर बांध के भागना पड़ता। तो हम समझ सकते हैं कि यह युद्ध कितना अधिक गंभीर और तत्कालिक रूप से एक आक्रामक रूप से भारतीयों के द्वारा लड़ा गया। इसी क्रम में लेकिन भारतीयों ने जितनी वीरता के साथ ये युद्ध लड़ा, उस तरीके की जो सफलता थी भारतीय सैनिकों को एवं भारतीय जो स्थानीय नेतृत्व करता था उनको प्राप्त नहीं हो सकी। और उसका कारण जो था उस पे वर्तमान उसमें हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे कि आखिर वह कौन से कारण है जिनकी वजह से भारतीय जो थे वह इस विद्रोह में सफल नहीं हो सके। तो सबसे पहले जो एक प्रमुख कारण था उसमें था कि विद्रोह जो था वह असंगठित था, सीमित था और अग्रगामी योजना का अभाव था। यानी कि जैसे विद्रोही जो थे बहादुर शाह जब विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया तो उसके बाद में बिना किसी योजना के बहादुर शाह के पास जाते हैं, बहादुर शाह को अपना नेतृत्वकर्ता बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। यहाँ कहते हैं कि बहादुर शाह जफर को स्वयं भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह जो विद्रोह किया गया है उसके पीछे कौन है, क्या कारण है। तो यह पूरी जो योजना है वह एक प्रकार से अनियोजित नजर आती है। और जब बहादुर शाह इसके नायक बना दिए गए उसके बाद भी जो सैनिक आए थे उन्होंने प्रयास किया कि एक संयुक्त कमेटी बना दी जाए जिसके माध्यम से इस युद्ध का नेतृत्व किया जाए, और ऐसा बनाया भी गया। लेकिन वो योजना बहुत अधिक सफल नहीं हो पाई क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में अपने अपने स्तर पर प्रयास किए जा रहे थे और उन्हीं स्तरों पर बहुत सीमित जो लड़ाई थी वह जिस प्रकार से जिसके द्वारा संभव हो सक रहा था वह कर रहा था। दूसरा, भारतीयों के मध्य हमें एकता का भाव नजर आता है। सामान्य सी बात है क्योंकि उस कालक्रम में भारतीयों के पास कम्युनिकेशन के साधनों का अभाव था, वहीं अंग्रेजों के पास तार और डाक जैसे बहुत ही विश्वसनीय साधन उपलब्ध हो चुके थे। रेल पर भी कहीं हद तक अंग्रेजों का नियंत्रण था, यद्यपि उस समय बहुत अधिक रेल ट्रैक नहीं थे, परंतु तार ने 1857 की क्रांति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरा, जो भारतीय राजा थे उनमें आपस में सहयोगात्मक भावना का अभाव था। जैसे कि हम देखते हैं कि ग्वालियर के सिंधिया एवं जो अन्य बड़े महाराजे थे उन्होंने भारत राजपूत शासक थे या फिर दक्षिण के शासक थे, उन्होंने जो क्रांतिकारी थे या जो सैनिक थे उनका सहयोग नहीं किया या वे तटस्थ बने रहे या फिर अंग्रेजों की सहायता की। तो इसकी वजह से भी भारतीय जो थे उन्हें पराजित होना पड़ा। तीसरा, भारतीय शिक्षित वर्ग जो था वह भी इस क्रांति के मध्य उदासीन बना रहा क्योंकि वह मानते थे कि जो ये क्रांति हुई है या ये जो विप्लव हुआ है इसके पीछे सैनिक सामंतशाही सोच वाले लोग हैं। तो इसकी वजह से वे उदासीन बने रहे, उन्होंने किसी प्रकार का सहयोग ना करने का निश्चय किया।
फिर अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता एवं उनकी जो सेना थी वह भारतीयों की तुलना में अधिक अनुशासित एवं सुसंगठित थी। पूर्व के युद्धों में भी हम देख चुके थे कि किस प्रकार से अंग्रेजी की एक छोटे से दल ने भारतीयों की 10-10 हजार 20-20 हजार की सेना को पराजित किया, चाहे वो प्लासी का युद्ध हो या बक्सर का युद्ध हो या अन्य युद्ध थे, उनमें भी अंग्रेजों की ये सैन्य कुशलता भारतीयों के सम्मुख आती रही। दूसरा, जो भारत अंग्रेजों के पास जो हथियार थे वह अधिक बेहतर थे तुलनात्मक रूप से। तो इन सभी बातों की वजह से भी जो अंग्रेज थे अंत में विजयी सिद्ध हुए, जिसमें निकोलसन, नील, आउटरम आदि, हैवलॉक आदि अंग्रेज गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा बेहतर नेतृत्व भी प्रदान किया गया। यद्यपि भारतीय सेना नायक भी उतने ही बेहतर थे, लेकिन संसाधनों के अभाव एवं अच्छे हथियारों की कमी ने उनको पराजित होने के लिए बाध्य कर दिया, ऐसा हम देखते हैं। अंत में हम चर्चा करते हैं कि आखिर इस विद्रोह के परिणाम क्या हुए। तो यह युद्ध भारतीय शासन प्रणाली पर इसने गंभीर परिणाम छोड़े। सबसे प्रमुख जो प्रभाव हुआ वह यह था कि कंपनी का रूल इसके साथ ही समाप्त हो गया। उसके पूर्व हम देखते हैं कि निरंतर रूप से जो ब्रिटिश संसद थी उसमें प्रयास किए जा रहे थे कि किसी भी प्रकार से कंपनी के शासन को भारत पर से कमजोर किया जाए और धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन के पक्ष में लाया जाए, जिसमें हमने देखा कि 1813 के अधिनियम के अंतर्गत, 1833 के अधिनियम के अंतर्गत, 1853 का अधिनियम के अंतर्गत और उससे पूर्व जो चार्टर अधिनियम लागू किए गए, उन सभी के अंतर्गत यही प्रयास किया जाता रहा कि किस प्रकार से कंपनी के रूल को धीरे धीरे कमजोर किया जाए भारत में। 1857 की क्रांति यहां पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध हुई, जिसने यह अवसर उपलब्ध कराया कि कंपनी के रूल के स्थान पर ब्रिटिश क्राउन के शासन को भारत में लागू किया जाए। और उसी के साथ कंपनी के शासन को 1858 के अधिनियम के द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन भारत में लागू कर दिया गया। उसका परिणाम यह हुआ कि अब जो भारतीय प्रजा थी वह सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा बन गई और अब भारतीय जो थे वह सीधे सीधे जो ब्रिटिश क्राउन था उसके अधीन आ गए। दूसरा, सैन्य संगठन में व्यापक परिवर्तन किया गया। अंग्रेजों की सैन्य जो प्रणाली थी उसके अंतर्गत अब भारतीयों की संख्या में कमी लाई गई और जो यूरोपियन सैनिक थे उनकी संख्या में वृद्धि की गई। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति यहां से प्रारंभ होती है सैन्य क्षेत्र में, वह है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। एक, सेना को मार्शल और गैर मार्शल जातियों के अंतर्गत विभाजित कर दिया गया। मार्शल जातियों के अंतर्गत पंजाबी, गोरखा, अफगान उन जातियों को रखा गया जिन्होंने भारतीयों के विरुद्ध या 1857 की क्रांति को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरा, भारतीय सेना में राष्ट्रवादी भावना का उदय न हो, इसके लिए उनको कास्ट, कम्युनिटी और रीजन जैसी लाइनों पर बांट दिया गया। इस प्रकार से सैन्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। अभी इससे पूर्व तक गवर्नर जनरल भारत के का प्रमुख, शासन प्रमुख हुआ करता था, परंतु अब गवर्नर जनरल के पद के स्थान में वाइसरॉय का पद नियुक्त किया गया। साथ ही ब्रिटेन में एक भारत मंत्री के पद का सृजन किया गया। वाइसरॉय का भारत मंत्री अब भारत पे प्रशासन के लिए जिम्मेदार हो गए। भारतीय शासकों के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण मापदंड सिद्ध हुआ। भारतीय जो शासकों के लिए जो नीति थी ब्रिटिश साम्राज्य की पूर्णतः बदल दी गई। अब यह तय किया गया कि किसी भी प्रकार से भारतीय शासकों को परेशान न किया जाए और उनका इस्तेमाल एक तरीके से तूफान रोकने वाले बैराज के रूप में किया जाए। इस प्रकार का प्रयास किया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। जो भारतीय शासक थे उनको उत्तराधिकार गोद लेने की अनुमति दे दी गई। इसके अलावा
अधिक से अधिक ये प्रयास किया गया कि जो जमींदार या जो शासक वर्ग है उसको अंग्रेजों के द्वारा अपने पक्ष में लेकर आया जाए। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हमें शासन प्रणाली के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। निष्कर्ष, अंत में यह कहना बहुत यथोचित रूप से सही रहेगा कि 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है, जिसने भारतीयों को यह अनुभव कराया कि वे भी अंग्रेजों की शोषणपरक नीतियों के विरुद्ध लड़ सकते हैं और उनको चुनौती दे सकते हैं। यद्यपि यह विद्रोह असफल सिद्ध हुआ, लेकिन उसके पश्चात भी इसने अंग्रेजी शासन को गंभीर घाव दिए और भारतीयों को यह मनोबल प्रदान किया कि वे आने वाले समय के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ सकते हैं और उनके शासन को चुनौती भी दे सकते हैं। धन्यवाद।